नमस्कार छात्रों। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी सालिग्राम। भगत गिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। लक्ष्मणाचार्य की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए आज की क्लास में शुरू करता हूँ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी आकाशदीप। नाम क्या है कहानी का? आकाशदीप। आकाशदीप कहानी जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उस कहानी की चर्चा मैं आपसे करूँगा। तो सबसे पहले कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जयशंकर प्रसाद का जन्म समय, मृत्यु समय एवं उनका साहित्यिक परिचय, उनकी कविताएं, उनकी कहानियाँ, उनके निबंध, उनके उपन्यास, उन तत्वों पे चर्चा किया था। विस्तृत क्लास पड़ी हुई है आज से ठीक उसके ऊपर वाले क्लास में। तो आकाशदीप जो कहानी है, ये कुल 6 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 6 भागों में। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे उन्होंने 6 भागों में विभक्त किया है। तो इस कहानी की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पर जो प्रश्न बनेगा कहानी कला के तत्वों के आधार पर जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की समीक्षा कीजिए, या आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु लिखिए, आकाशदीप कहानी की भाषा शैली लिखिए, आकाशदीप कहानी का देश काल और वातावरण लिखिए। ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी की समीक्षा हमें पढ़नी है। तो समीक्षा करते समय कहानी कला के तत्वों का वर्णन होता है। तो कहानी कला के कितने तत्व हैं आप जानते ही हैं कि कुल कितने तत्व हैं कहानी कला के? कमेंट करके आप सब बताएंगे। तो कहानी कला के कुल 6 तत्व निर्धारित हैं। क्या क्या? कथा, वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन और कथोपकथन या संवाद, देश काल और वातावरण। देश काल इस कहानी का कैसा है और वातावरण कैसा है। फिर भाषा शैली और उद्देश्य। कुछ विद्वान 7वां तत्व भी बताते हैं कि भाई इस कहानी में शीर्षक भी होना चाहिए। तो ये हालांकि आवश्यक तत्व नहीं है, फिर भी अगर पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप के शीर्षक पर अपने तर्क प्रस्तुत करिए, तो उसकी चर्चा आपको करना है। तो सबसे पहले कथा वस्तु की चर्चा होती है। तो कथा वस्तु की चर्चा मैं आपसे करूंगा, किंतु उससे पहले इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों का नाम तो आपको बता दिया जाए, क्योंकि बिना कहानीकारों के कहानी में उपलब्ध पात्रों के नाम के आपकी कहानी अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए हम इसके पात्रों का नाम जल्दी जल्दी जानने का प्रयत्न करते हैं कि इसमें कुल कितने पात्र हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से तो केवल 2 ही पात्र हैं। कौन? चंपा, दूसरा बुद्धगुप्त। इन्हीं दोनों पात्रों के
प्रेम प्रणय भावना पर यह कहानी का ताना बाना बुना गया है। किंतु अन्य जो सहायक पात्र हैं, सबसे पहले जया। जया चंपा की दासी है या चंपा की अनन्य मित्र है। और फिर इसके बाद नाविक। नाविक यानी नाव चलाने वाला जो है वो नाविक है। फिर इसके बाद माझी। माझी यानी जो टटोलता रहता है कि कितना पानी है, या यहाँ गड्ढा ज़्यादा है या यहाँ भंवर है, उसे माझी की संज्ञा दी गई है। और इसके बाद मणिभद्र। हालांकि इसका कोई विशेष प्रकरण नहीं आया है, लेकिन मणिभद्र भी इस कहानी में पात्र के रूप में विद्यमान है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाई कुल कितने यह पात्र किस कहानी में आया है, तो उसे याद करने के लिए चंपा, बुद्धगुप्त, जया, नाविक, माझी और मणिभद्र और भी 10 पात्रों की चर्चा की गई है, किंतु उनका नाम विवरण नहीं है। कथा वस्तु पे चलते हैं। तो इसकी कथा वस्तु कुल 6 भागों में विभक्त है। कथा वस्तु चंपा और बुद्धगुप्त जो बंदी बनाए गए हैं उन्हीं के जीवन पर आधारित है। शुरू होती है कहानी चंपा और बुद्धगुप्त के आपसी संवाद से। चंपा कहती है बंदी, अर्थात दोनों बंदी बनाए गए हैं तो अपरिचित तो हैं ही, लेकिन अब अपरिचित हैं, लेकिन एक बंदी दूसरे बंदी का मित्र स्वतः ही हो जाता है। तो प्रश्न करती है चंपा कि बंदी, तो बोलता है क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा उसकी खुल चुकी थी। बोलता है चुप रहो। फिर बोलती है फिर अवसर न मिलेगा, बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। इस पर बुद्धगुप्त कहता है बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता, आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है, आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो, इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा, पोत से संबद्ध रज्जू काट सकेंगे। हाँ, इतना दोनों बातचीत कर रहे थे कि अचानक समुद्र में हिलोरें उठने लगी। हिलोरें उठने लगी, नौका इधर उधर होने लगी। इसी बीच में जो बुद्धगुप्त है वो अपने बंधन किसी तरह से छुड़ा लेता है और धीरे से चंपा का भी बंधन वह काट देता है। और जब दोनों मुक्त हो गए बंधन से तो एक दूसरे से गले मिले। जब गले मिले तब उन्हें पता ये चला कि हम दोनों में एक स्त्री है और एक पुरुष है। तो इस पर बुद्धगुप्त जो पुरुष है वह उस बंदी से, दूसरे बंदी से यानी चंपा से प्रश्न करता है, क्या अरे तुम स्त्री हो? तो वो कहता, चंपा कहती है स्त्री होना कोई पाप है क्या? तो बुद्धगुप्त कहता है शस्त्र कहाँ है, तुम्हारा क्या नाम है? तो इस पर चंपा बोलती है चंपा। तो आगे का वर्णन कहते हैं कि अब चारों तरफ समुद्र का पानी ही पानी है, अगल बगल कोई दिखाई नहीं दे रहा है, न कोई टापू है जहाँ पर दोनों भाग सकें। एक दूसरे को अपरिचित मुद्रा में देख करके आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि इतने में मांझी यानी जो पथ प्रदर्शक, जो रास्ता खोजता है नाव में, वो कहता है कि आंधी अर्थात घनघोर आंधी आ गई है। तो इस पर नाव इधर उधर होने लगती है और सब लोग तितर बितर होने लगते हैं। आपत्ति सूचक द्वंद्व बजने लगता है। सब जितने भी व्यक्ति उस नाव में सवार हैं सब सावधान होने लगे। बंदी युवक भी उसी तरह पड़ा रहा।
किसी ने रस्सी खोली तो कोई पाल खोल रहा था, और कोई युवक बंदी के पास लुढ़क कर जब उसके पास पहुंचा तो देख रहा है कि अरे वो तो एकदम खुल चुका है, अर्थात जो बंदी था वो बंदी रहा ही नहीं है। तो यह देखकर उस व्यक्ति को अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुआ वह व्यक्ति, और चिल्लाया कि बंदी अब बंदी नहीं रहे। इस पर जो बंदी थे यानी चंपा और बुद्धगुप्त खिलखिलाकर हंस पड़े। इसमें नाव में सवार जो नाविक था, अर्थात इसे नायक की भी संज्ञा दी गई है। कहीं कहीं इसे नायक के नाम से संबोधित किया गया है, अर्थात क्योंकि चंपा और बुद्धगुप्त जब बंदी थे, और बुद्धगुप्त को क्यों बंदी बनाया गया था? चंपा एक द्वीपों पर निवास करने वाली कन्या है। बुद्धगुप्त ये लुटेरा टाइप का है, एक चोर है, आप समझ सकते हैं। तो ये चोरी करने के लिए जगह जगह के द्वीपों के लोगों को लूटता है। यहाँ भी लूटने के उद्देश्य से आया। मणिभद्र जो राजा था उसका एक विश्वसनीय मंत्री था। उस मंत्री को वो करता क्या है, बुद्धगुप्त उसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में मणिभद्र की भी हत्या हो जाती है। तो मणिभद्र का जो पुत्र है वो जबरन चंपा के साथ विवाह करना चाहता है। इधर बुद्धगुप्त क्योंकि चोर है तो उसे गिरफ्तार किया गया है। मणिभद्र की मृत्यु के बाद इसका पुत्र चंपा को गिरफ्तार करवा लेता है, दोनों बंदी हो जाते हैं। चंपा बुद्धगुप्त से घृणा इस बात के लिए करती है क्योंकि चंपा बुद्धगुप्त ने उसके पिता की हत्या की थी, लेकिन अब दोनों इसलिए बंदी हैं कि ये चोर है और इससे मणिभद्र का पुत्र विवाह करना चाहता है। इस कारण दोनों बंदी हैं। इस कारण दोनों बंदी थे, और अभी समुद्र की लहरें जब उठने लगी, हिलोरे लेने लगी, तो पहले बुद्धगुप्त स्वयं स्वतंत्र होता है, फिर चंपा को स्वतंत्र करता है। दोनों गले मिलते हैं। मिलने के बाद पता चलता है कि एक लड़की है, दूसरा लड़का है, यानी बुद्धगुप्त है और चंपा है। दोनों एक दूसरे के नाम से परिचित होते हैं। तो जब इस बात का पता चलता है किसे, कि ये दोनों मुक्त हो चुके हैं, नाविक या नायक को इस बात का पता चलता है, तो नायक बुद्धगुप्त से कहता है कि चंपा को तो राजा ने लाने का आदेश दिया है, किंतु तुमको तो मैं फिर से बंदी बनाऊंगा। तो इस पर बुद्धगुप्त कहता है कि ऐसे नहीं काम चलेगा, तुम्हारे हाथ में शस्त्र है। इतने में चंपा कूदती है और नायक जो नाव पर सवार सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है उसकी कटार उसके हाथ से छीन लेती है। जब छीन लेती है तो नायक एक प्रस्ताव बुद्धगुप्त के सामने रखता है कि हम दोनों लड़ेंगे, इसमें जो विजयी होगा। दूसरे भाग की कथा है। अब यहीं से दूसरा भाग शुरू होता है कि हम दोनों में जो लड़ेगा, हम दोनों लड़ेंगे, जो विजयी होगा वो दूसरे का गुलाम होगा। अगर मैं विजयी होऊंगा तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा। बुद्धगुप्त नाविक की बात स्वीकार कर लेता है। दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है। द्वंद्व यानी हाथापाही, हाथ से लड़ाई, अर्थात न तलवार से लड़ाई, न किसी अस्त्र और शस्त्र से लड़ाई, केवल और केवल हाथ से लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, किंतु बुद्धगुप्त अपनी चतुराई से नाविक पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे विजय प्राप्त करता है, नायक जो है वो बुद्धगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेता है, और जो दूसरे जब दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, अर्थात नायक बुद्धगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो यहीं पर
कहानी का दूसरा खंड समाप्त हो जाता है। पहले खंड में दोनों बंदी मुक्त होते हैं, दूसरे खंड में नायक और बुद्धगुप्त का आपसी द्वंद्व युद्ध होता है जिसमें बुद्धगुप्त विजयी होता है। नायक बुद्धगुप्त की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अब शुरू होता है तीसरा खंड। तीसरे खंड में चंपा अब बोलती है, क्या बोलती है कि तुमने इन लोगों को बंदी क्यों बनाया है। क्योंकि अब नायक और बुद्धगुप्त जब आपस में मित्र हो जाते हैं तो इस पर चंपा बोल पड़ती है कि इन लोगों को क्यों बंदी बनाया है। क्या तुम मणिभद्र की वासना का शिकार होने वाले हो क्या, जो इन लोगों को बंदी बना रहे हो। और चंपा एक द्वीप है, जिस द्वीप को देखकर कहती है, क्योंकि दोनों का द्वंद्व युद्ध होता रहता है, उस बीच में समुद्र हिलोरे ले रहा होता है। अचानक समुद्र में शांति आ जाती है। युद्ध के बाद शांति आती है, एक द्वीप दिखाई देता है और वहाँ चंपा पहुँचती है। पहुँच करके कहती है क्यों बंदी सब लोगों को बनाया गया है, सबको मुक्त कर दो। तो नायक उन्हें मुक्त कर देता है और तब चंपा कहती है कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक क्षत्रिय बालिका हूँ। मेरे पिता मणिभद्र के यहाँ नौकरी किया करते थे और एक बार मणिभद्र ने मेरी सुंदरता को देखा, देखकर मेरे ऊपर आसक्त हो गया। उसी वक्त बुद्धगुप्त को कहती तुम पहुंचकर मेरे पिता की हत्या कर दी। बाद में मणिभद्र मुझे प्राप्त करने के लिए ये चाल चलवाया और मुझे बंदी बनवा लिया गया। इसी बीच एक और बात का वो स्मरण करती है कि मैं 8 वर्ष की थी, तभी मेरे माता की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं पिता के साथ रहती थी। मैं इतने बड़े द्वीप पर असहाय बालिका की तरह जीवन व्यतीत कर रही हूँ। तो इस पर बुद्धगुप्त कहता है आज से इस द्वीप का नाम क्या है, चंपा द्वीप। यानी दोनों की प्रणय भावना तीसरे खंड में प्रकट होती है। प्रणय भावना यानी दोनों का आपसी प्रेम। पहले खंड में क्या होता है, दोनों बंधन मुक्त होते हैं, दोनों को पता चलता है कि ये पुरुष है ये स्त्री है, नहीं तो ये बात नहीं। दूसरे में बुद्धगुप्त और नायक का द्वंद्व युद्ध होता है। तीसरे में प्रणय भावना। अब चौथे खंड की बात मैं आपसे करने चल रहा हूँ। चौथे खंड में चंपा बुद्धगुप्त के प्रणय को स्वीकार करती है। ठीक, चंपा बुद्धगुप्त के प्रणय को स्वीकारती है, क्योंकि तीसरे खंड में बार बार वो इसी बात की उलाहना चंपा देती है कि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो। लेकिन बुद्धगुप्त इतना आसक्त है चंपा पर और इतने ज़्यादा एहसान कर देता है, उसे बंधन से मुक्त करता है, नगर का नाम चंपा नगरी रख देता है। उस वजह से वह उस पर आसक्त हो जाती है और उससे प्रेम भावना प्रकट करने लगती है। और इसमें ये जो प्रणय भावना उत्पन्न हुई थी, अब यह परिणति को प्राप्त होती है कि धीरे धीरे दोनों के साथ रहते हुए 5 वर्ष बीत जाते हैं। उसका चंपा स्मरण करती है। शरद के धवल नक्षत्र नील गगन में झलमला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया था। चंपा के एक उच्च सौध में बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजूषा में दीप रखकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह थी
डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों से हिलमिल जाए, किंतु वैसा असंभव था। कहने का मतलब ये है कि आजकल हम लोग देखते हैं कि दीपावली के अवसर पर अथवा किसी खुशी के अवसर पर इस तरह का एक पात्र हमें मिलता है, ठीक। इसके बीच में एक दीपक होता है। जब हम जलाते हैं तो यह जो उसके ऊपर का आवरण है, इसमें दीपक जलाने पर हवा भरती है और वह दीपक आकाश में धीरे धीरे उड़ते हुए ऊपर चला जाता है। उसी दीप को वह उड़ा करके उन 5 वर्षों में बिताए गए बुद्धगुप्त के साथ पलों को याद कर रही है और कहती है कि यह मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि मैं राजा की दासी बनने वाली थी, किंतु बुद्धगुप्त ने अपना साहस और धैर्य दिखा करके मुझे ऐसा आलोकपन प्रदान कर दिया कि मेरे नाम से चंपा नगरी रख दी और मुझे 3 नगर और दे दिए, पालीदीप, जावा और सुमात्रा। और मैं इन स्थानों की राजकुमार रानी बन करके रह रही हूँ। इन सभी बातों को वो याद करती है और बुद्धगुप्त का बार बार स्मरण कर रही होती है। और इस पर जो, क्योंकि वो दोनों द्वीप पर निवास करते हैं, तो उनका एक ही काम होता है कि रात में द्वीप पर रहते हैं और दिन में निकल करके समुद्र से मछलियाँ निकालना या तरह तरह के जो मड़ियाँ हैं, हीरा जवाहरात जो कुछ निकलता है उसे निकाल कर लाने का काम करते थे। तो दिन में वो घूमा करते थे समुद्र की लहरों के बीच। इसी कारण उन्हें जलदस्यु की भी उपाधि दी गई थी, जल की दासियां हैं। तो उस बात का वो बार बार स्मरण कर रही होती है और बुद्धगुप्त के साथ प्रणय को स्वीकारती है। अब शुरू होता है 5वां भाग। 5वें भाग में चंपा को पता नहीं है कि उसके विवाह की तैयारी हो रही है, क्योंकि दिन में वो बेचारी समुद्र में रहती है, शाम को आती है। तो उसके साथ बुद्धगुप्त विवाह करना चाहता है और आदेश देकर विवाह की तैयारी करवा रहा होता है। और विवाह की तैयारी का पता जब चंपा को लगता है तो वो कहती है कि मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं यहीं पर निवास करने वाली हूँ और विवाह करने के बाद भी मैं यहीं रहूँगी। मैं किसी अन्यत्र देश में नहीं जाऊँगी, क्योंकि यह मेरी मिट्टी है और जल ही मेरा घर है। ऐसे स्थान, सुरक्षित स्थान को छोड़कर मैं जाने वाली नहीं हूँ। अर्थात बुद्धगुप्त के इस प्रस्ताव को वो अस्वीकार कर देती है, यानी विवाह की तैयारी और विवाह से अस्वीकार। और चंपा बुद्धगुप्त को कहती है कि अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ अपने देश को। तो बुद्धगुप्त के मन में ये बात है कि चंपा ने उसे अभी तक माफ़ नहीं किया है। वह घुटनों के बल चंपा के सामने लेट जाता है कि मुझे क्षमा करो देवी, अगर मुझसे कोई पाप हुआ है तो उस पाप की सज़ा मुझे दे दो, किंतु मेरे साथ विवाह कर लो। लेकिन चंपा बुद्धगुप्त की इस भावना को अस्वीकार करती हुई उसे वहाँ से जाने का आदेश देती है, प्रसन्न मुद्रा में आदेश देती है। बुद्ध भी वहाँ से चल पड़ता है। 6ठे भाग में चंपा के निराशा भाव का चित्र है। चंपा के किस भाव का? निराशा भाव का। अर्थात जब बुद्धगुप्त वहाँ चला जाता है वहाँ से, तब चंपा अगले भाग में सोचती है कि वह
चारों तरफ देखती है, तो जहाँ भी देखती है वहाँ केवल समुद्र ही समुद्र है, समुद्र की लहरें हैं। इतने में समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी उफान लेने लगती हैं और उसने ये संकल्प ले रखा था कि प्रतिदिन वह शाम को अपनी नाव के ठीक ऊपर एक दीप जलाती है, जिस द्वीप को लोग आकाश द्वीप कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दिवाली के अवसर पर हम लोग एक दीप जलाते हैं और उसको आकाश में छोड़ देते हैं, उसी तरह से नाव के ठीक ऊपर नाव कैसी होती है, ये है नाव, ऐसी नाव होती है। ठीक, तो नाव के ठीक ऊपर इस तरह का एक कंगूरा होता है, इस पर ऐसे ऐसे चढ़ने के लिए बना होता है। इस पर पहुंच करके वो इस स्थान पर दीप जलाती है। तो वह दीप जलाती है और उस दीप को अपनी आँखों में समेट लेना चाहती है, और जब समेट रही होती है कि इतने में बुद्धगुप्त उस स्थान पर पुनः आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा, वह एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं, तो चंपा कहती है, यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, तो वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इतनी निष्ठुरता में भी कितने महान होते। अब जो जया थी, जो चंपा की बहुत अच्छी मित्र थी, जब बुद्धगुप्त पुनः वहाँ आ जाता है तो जया जो चंपा के साथ थी वहाँ से चली जाती है। दोनों में खूब बातचीत होती है, दोनों में निवेदन होता है, पहले की बातों को वो याद करते हैं और याद कर रहे होते हैं कि तभी अचानक चंपा के सामने द्वीप स्तंभ का जो आलोक है, यानी आकाश द्वीप जो जला करके आई थी, वह द्वीप बुझ जाता है। इसे देखकर वह कहती है कि अब आज तक जब भी मैंने दीप जलाया कभी वह दीप बुझा नहीं था, आज यह दीप बुझ गया, यानी अनिष्ट की आशंका होने वाली है। हे जलदस्यु यानी बुद्धगुप्त, तुम यहाँ से चले जाओ। तो पुनः बुद्धगुप्त वहाँ से भारत की ओर लौट जाता है और चंपा वहीं रहती है। एक दिन समुद्र की लंबी लंबी हिलोरें उठती हैं और ज्वार भाटे में चंपा भी समाहित हो जाती है, जिसे प्रसाद जी ने इस रूप में लिखा कि यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस द्वीप स्तंभालोक में जलती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। तो ये रही इस कहानी की कथा वस्तु। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आपको इसकी कथा वस्तु अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद जब कथा वस्तु हो गई तो दूसरा कहानी कला का तत्व होता है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण। कथा वस्तु पूछा जाए तो चंपा और बुद्धगुप्त के जीवन पर आधारित है तथा अध्ययन की सुविधा के लिए इसे जयशंकर प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। पहले चंपा बुद्धगुप्त बंदी रहते हैं, बाद में जब मुक्त होते हैं तो उस द्वीप के नायक से बुद्धगुप्त का युद्ध होता है, बुद्धगुप्त विजयी होता है। चंपा के साथ वह विवाह करना चाहता है, किंतु चंपा उसे अस्वीकार कर देती है। बाद में दोनों पुराने समय में अपने साथ एक दूसरे के बिताए हुए पल का स्मरण करते हैं और अंत में बुद्धगुप्त भारत की ओर लौट जाता है। चंपा उसी द्वीप पर निवास कर रही होती है, किंतु एक दिन जब ज्वार भाटा आता है तो चंपा उसी जल में विलीन हो जाती है। ये तो रही इसकी कथा वस्तु। और अब पात्र और चरित्र चित्रण की बात करें तो पात्रों की बात पहले ही हो चुकी है।
कौन कौन पात्र हैं? चंपा है, बुद्धगुप्त है, और इसके बाद मणिभद्र है, और मणिभद्र के बाद नायक है, माझी है, और चंपा की एक मित्र है जया। तो इस तरह से इस कहानी में कुल 6 पात्र हैं, 2 स्त्री पात्र हैं, 4 पुरुष पात्र हैं, और इसमें सबके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। तो चंपा कैसी कन्या है, जैसा कि इसके चरित्र पर हमने प्रकाश डाला कि दयालु है, विश्वास रखने वाली है, एहसान मानने वाली है, क्षत्रिय कन्या है, क्षत्रिय कन्या है। और इसके बाद आप कमेंट करके बताइए, स्नेह की देवी है, स्नेह की देवी है, ममता की मूर्ति है, और वह एक आकाश द्वीप धर्मा देवी है। आकाशद्वीप धर्मा देवी है, विश्वास रखने वाली है, एहसान सदैव मानती है, क्षत्रिय कन्या भी है, स्नेह अर्थात प्रेम करने वाली भी है, ममता की मूर्ति है, आकाश धर्मा अर्थात वह प्रतिदिन बिना किसी लाभ की आकांक्षा किए उस आकाशद्वीप को नाव में उपस्थित आकाशद्वीप को प्रतिदिन यहाँ जा कर के प्रज्वलित करती थी। उसमें उसका कोई लाभ नहीं, इससे केवल उसे स्नेह है इसलिए वो जाती है। ये तो रहा चंपा के चरित्र में बातें। अब इसके बाद बुद्धगुप्त के चरित्र पर हम प्रकाश डालते हैं। तो बुद्धगुप्त का चरित्र कैसा है? वह धैर्य रखने वाला। धैर्य कैसे रख रहा है? जब दोनों बंदी होते हैं तो वह अपने साथी के साथ साथी अर्थात चंपा को पुरुष मानकर उससे मिलन की आकांक्षा करता है कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तभी हम बंधन से मुक्त हो पाएंगे। तो वह धीरज रखता है, स्वयं को खोलता है, इसके बाद चंपा को भी बंधन मुक्त करता है। तो इस कारण वो धैर्य रखने वाला नायक उसके पास लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो स्वयं लड़ने के लिए नहीं जाता है। इस कारण वह धैर्य रखने वाला है, वीर है। वीर अर्थात युद्ध करता है, युद्ध में विजयी होता है, वीरता के लिए सदैव तत्पर रहने वाला है। जब नाविक की कटार को छीन लेती है चंपा, तो उस पर वह अपनी वीरता दिखाने के लिए स्वयं उसके हाथ में जो अस्त्र है उसको छोड़ देता है। छोड़ करके दोनों द्वंद्व युद्ध करते हैं। चाहता तो उसी पर वो नाविक अर्थात नायक की हत्या कर देता, किंतु ऐसा उसने नहीं किया है। और वह जलदस्यु है। जलदस्यु यानी जो टापुओं पर रहने वाले लोग हैं वहाँ पहुँचता है और वहाँ के लोगों को लूटता है। जैसा चित्र हम पाते हैं कहानी जब पढ़ते हैं तो चंपा के पिता को वह लूटने के लिए उस स्थान पर हत्या कर देता है। और इसके बाद सच्चा प्रेमी है। चंपा को प्राप्त करने के लिए वह चंपा जैसा चाहती है वैसा कार्य करता है। और
वह अपना प्रेम अमर करने के लिए उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है। और इसके बाद यह भी विश्वासी भी है, विश्वास करने योग्य है कि वह चंपा को धोखा नहीं देता। चंपा की बात को मानने के लिए जब विवाह की तैयारी हो रही होती है, चंपा मना कर देती है तो वह खुशी खुशी उस स्थान से चला जाता है। तो ये रहा इन दोनों के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे देश काल और वातावरण की। किसकी? देश काल और वातावरण। मैंने आपको बताया था कि घटना जहाँ घटित हो उस स्थान को उस कहानी का देश कहते हैं, और जिस समय घटित हो रही है उसे उसका काल कहते हैं। तो देखिए यह किस देश की घटना है? तो यह समुद्र के चंपा द्वीप की घटना है। किसकी? चंपा द्वीप की घटना है। वातावरण के निर्माण में भी प्रसाद जी अत्यंत सफल हुए हैं। जब वातावरण की बात की जाए तो कहानी के अंत में ये देश काल और वातावरण दोनों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि यह कहानी कितनी ही शताब्दियों पहले की है, किंतु चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह की सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते रहे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। तो इस तरह से इसका देश भी अत्यंत सुंदर है कि यह समुद्र के बीच के टापुओं की कथा है, बहुत वर्ष पुरानी कथा है। तो देश काल और वातावरण निर्माण में भी प्रसाद जी अत्यंत सफल सिद्ध हुए हैं। भाषा शैली कैसी है? तो भाषा देखिए संस्कृत निष्ठ भाषा है। संस्कृत निष्ठ यानी इस कहानी को जो अगर आप पढ़ेंगे तो जब तक संस्कृत नहीं जानते हैं तब तक आप इस कहानी के अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कुछ शब्दों को मैं आपको गिना देता हूँ। तारक खचित, नील अंबर, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला नहीं, आपत्ति सूचक, पिशाचिनी जैसे शब्द संस्कृत भाषा के हैं। इसके बाद चलती हुई भाषा के शब्दों का भी इन्होंने यथातथ प्रयोग किया है, किंतु खड़ी संस्कृतनिष्ठ खली बोली के प्रयोग में ये अत्यंत सफल सिद्ध रहे हैं। शैली इनकी सरल, सहज, प्रवाहमयी, ओज गुण युक्त शैली है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इतिहास के पन्नों में छिपे हुए पात्र का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करके उन पात्रों के प्रति लोगों में संवेदना जगाना कि अगर जैसे कोई अकेला है तो उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात का चित्र प्रस्तुत करने का काम प्रसाद जी ने किया है। शीर्षक जो आकाशदीप नाम दिया है यह बहुत ही उत्तम है, क्योंकि बार बार बात आकाश से एक छोटा सा द्वीप दिखने वाले स्थल की चर्चा है जिसका नाम चंपा द्वीप है। तो आकाश से दिखने वाला छोटा द्वीप आकाश द्वीप हुआ, और फिर इसके बाद चंपा भी एक द्वीप जलाती है नाव के ऊपर, जिसे देख करके आकाश द्वीप कह सकते हैं। तो ये कहानी का नाम भी, शीर्षक भी बहुत ही उचित रखा है। आज की कहानी में इतना ही। कल जब हम मिलेंगे तो आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।